हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट जी के लूसेंट सामान्य ज्ञान। और उसमें हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। ये तीसरा वीडियो है हमारा। देखिए, ये जो वीडियो है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है, सब में आपको काम आएगा। और ये केवल ऑडियो है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप जिस समय नहीं पढ़ पा रहे हैं और तो आप इसको कान में लगा के सुन सकते हैं और साथ साथ में याद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हमने विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी देख रहे थे, जिसमें हमने यूनानी रोमन लेखक को पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे चीनी लेखक। तो इसमें पहला है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके समय आया था? तो याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसने किसके बारे में बताया था? तो इसने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया था और उन्हें सुखी बताया था। दूसरा था संयुगन, चीनी लेखक। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। देखिए, ये जो लेखक हैं, हमें इनसे क्या, हमें अपने इतिहास की जानकारी मिल पाती है, क्योंकि ये इन्होंने उस समय इतिहास लिखा था। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज कपीशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इससे होता है कि हेनसांग जो था वो किसके टाइम आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था और 15 वर्ष वो भारत रहा। इसने जो बिहार में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ अध्ययन किया। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है वो सीयू के नाम से प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए सीयू की किसने लिखी, तो हेनसांग ने। ठीक है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में बताया और इसने बताया कि जो सिंध का राजा था वो उस समय शूद्र था। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो देखिए, जब ये आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। अब चौथा है इत्सिंग, चीनी लेखक। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अरबी लेखक। तो कौन कौन से अरबी लेखक आए थे? तो पहला है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए, अल बरूनी पहली बात किसके साथ आया था फ्रेंड्स? तो महमूद गजनवी के साथ। तो इसने कौन सी किताब लिखी थी जो आपको याद रखना है? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जिसका मतलब है भारत की खोज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसमें। दूसरा है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स, दूसरा हम पढ़ रहे हैं इब्न बतूता। तो देखिए, इसका जो यात्रा वृत्तांत था उसका नाम क्या था? रिहला। ठीक है, याद रखिएगा। 14वीं शताब्दी के बारे में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इसने बताया है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे
उसने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, या न्यायाधीश आप कह सकते हैं। अन्य लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो तारानाथ से याद रखिए, ता से तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे। दूसरा मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, आपको लेखकों के बारे में याद रखना है कि उन्होंने कौन सी इंपॉर्टेंट बुक लिखी, वो कब आए, किसके समय आए, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो हम ये देखेंगे कि जो ऐसे कौन से पुराने साक्ष्य हैं जिनसे हमें जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है। तो देखिए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ से अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो देखिए हमें 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला है एशिया माइनर बोगास कोई जिसको बोलते हैं, ठीक है। उससे हमें एक वैदिक देवताओं के बारे में उसमें वर्णन है, मित्र, वरुण, इंद्र और नाथ, ठीक है, इनका नाम मिलता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ से प्राप्त होता है। अब देखिए उस समय मध्य भारत में भागवत धर्म था, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला, जो यवन राजदूत होलियोडोरस था, ठीक है, कि जो उसका वेसनगर विदिशा गरुण स्तंभ के लेख से हमें ये पता चलता है। और तीसरा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, उल्लेख, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा है। दुर्भिक्ष मतलब जैसे कि अकाल को कहते हैं दुर्भिक्ष। तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी हमें सौगौरा अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। तो ऐसे याद रखिए, देखिए हूण आक्रमण हुआ तो कहाँ हुआ, भीतर में, भारत के भीतर अंदर हुआ, तो इससे भीतरी स्तंभलेख से जानकारी मिलती है, ये आप याद रखिएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख जो भानुगुप्त का है उससे प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अब नेक्स्ट, कश्मीरी नवपाषाणकालीन पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें उतरने की सीढ़ियाँ होती थी। तो देखिए कश्मीर में एक जो है नवपाषाणकालीन कालिक पुरास्थल बुर्ज होम से हमें गर्तवास, ठीक है, गर्तवास यानी गड्ढा, मतलब गड्ढा सा होगा, उसमें के नीचे आके घर होगा, तो उसका साक्ष्य मिलता है। और उतरते कैसे हैं, सीढ़ियाँ थी वहाँ पे। प्राचीन कालीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। तो देखिए प्राचीनतम जो सिक्के हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आहत सिक्के कहते हैं, और साहित्य में उन्हें काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखे, यवन शासकों ने, ठीक है। और नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो देखिए जो समुद्रगुप्त था उसका जो एक मुद्रा है जो उसकी, उसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि वो संगीत को पसंद करता था। अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्ण भूमि, वर्तमान में जिसको म्यांमार बोलते हैं, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक दिए हुए हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आपको एक जो मैं फैक्ट स्टडी पढ़ा रही हूँ उसमें ये याद कराया है। तो देखिए अभिलेख और शासक, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है, ये कलिंग राज खारवेल शासक के समय का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन दैत्य, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त,
देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय के हैं। अब फ्रेंड्स आ जाता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। तो देखिए इतिहास का क्या होता है, मतलब देखिए शुरू से तो लोग लिखना नहीं सीख गए थे ना, तो जब तक का मतलब हमें कोई लिखा हुआ कुछ मिलता नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिलती, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जब से लिखित जानकारी मिलती है तो उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, जब ऐसा था कि लेखन कला तो थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिंधु सभ्यता है उसकी भी, उसमें भी लेखन कला है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं उसे अभी तक। तो आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। ज्ञानी मानव होमोसैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, तो जो ज्ञानी मानव है, मतलब जिनको थोड़ा सा उनका दिमाग विकसित है, होमोसैपियंस जो हम हैं, तो इनका प्रवेश कब कब हुआ था धरती पे? 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। ठीक है, पूर्व पाषाण, पाषाण वाली पत्थर युग, ठीक है, जिसमें वो पत्थर यूज करते थे, उससे पहले का जो युग था उसमें मनुष्य क्या करता था, उसकी जीविका कैसे चलाता था? शिकार करके। अब यहाँ पे कुछ संस्कृति और उसके बर्तन हैं दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मालवा संस्कृति के बर्तन कैसे थे? काले तथा लाल। बुर्जहोम से धूसर बर्तन। जोखे संस्कृति से लाल बर्तन। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति से चमकीला धूसर बर्तन और पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल बर्तन हमें मिलता है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। तो देखिए आग का अगर पूछा जाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पुरापाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में, ये आप याद रखिएगा। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो देखिए कब से मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया? तो नवपाषाण काल से। और सबसे पहले उसका पालतू जानवर कौन था? वो कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल अतिरंपकम है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया, तो तांबा। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा औजार बनाया? कुल्हाड़ी। और कहाँ से हमें प्राप्त हुआ? अतिरंपकम से ही हमें पहला प्राप्त हुआ। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी। तो देखिए कृषि का हमें सबसे पहले आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। और हमें मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से इसके साक्ष्य मिलते हैं अन्न उत्पादन के। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई होगी फ्रेंड्स? तो गेहूं एवं जौ। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इनको याद करना है। तो कृषि का पहला साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिला था और कोल्डी हवा से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। पहले सबसे औजार जो थे वो हमें स्फटिक पत्थर के बने हुए थे। और जो पल्लावरम स्थान है वहाँ से हमें पहली भारतीय पुरापाषाण कलाकृति मिली। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो सबसे पुराना नगर भारत का कौन सा था? मोहनजोदड़ो। इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, सिंधी लैंग्वेज में। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो देखिए जो इनाम गांव है, इनाम गांव, वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, और इसका संबंध किससे? जोरवे संस्कृति से। देखिए जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम लोग ने जो
6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें भी हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल्स में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और आगे भी मैं आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री में अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी। लेकिन ये जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट्स दिए हुए हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। देखिए कई बार क्या होता है ना, लूसेंट जीके जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन पढ़ने में बोरिंग लगती है, लेकिन अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको ये समझ में भी आती जाएगी, जिससे आपको ये सिर्फ फैक्ट नहीं लगेंगे। तो देखिए भारत में शिवालिक की पहाड़ी से हमें जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था, ठीक है, नर्मदा घाटी से। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। तो फ्रेंड्स अब आ गया है सिंधु सभ्यता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।